नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के अपने अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। हमारे अध्याय 5 का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ और इस अध्याय के अब तक हम 4 भाग पढ़ चुके हैं और उन चारों भागों में हमने समाजशास्त्र में उपयोग में आने वाली विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों की चर्चा की है। और आज 5वें भाग में हम बात करने जा रहे हैं साक्षात्कार नाम की अनुसंधान पद्धति की। तो साक्षात्कार वास्तव में एक सामान्य शब्द है। आप में से सभी ने साक्षात्कार या इंटरव्यू शब्द अवश्य सुना ही होगा। तो इसे किस प्रकार से समाजशास्त्र में एक अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग लिया जाता है, आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। साक्षात्कार मूलतः अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है, हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष जुड़े होते हैं। तो वास्तव में साक्षात्कार क्या है? तो अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक प्रकार की निर्देशित बातचीत को ही साक्षात्कार कहते हैं। निर्देशित बातचीत इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह जो बातचीत होती है अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य, ये कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रख करके होती है। और साथ के साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम साक्षात्कार को एक अनुसंधान पद्धति के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ तकनीकी पक्ष भी यहाँ पर जुड़े होते हैं। प्रारूप की सरलता भ्रामक हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना ज़रूरी होता है। यद्यपि साक्षात्कार का जो प्रारूप है ये काफ़ी सरल लगता है कि साक्षात्कारकर्ता कुछ प्रश्न करता है और उत्तरदाता उन प्रश्नों के जवाब देता है। साक्षात्कारकर्ता उन जवाबों के आधार पर अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। तो ये जो प्रारूप की सरलता है ये वास्तव में भ्रामक हो सकती है, भ्रम में डालने वाली हो सकती है, क्योंकि वास्तव में एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए किसी भी अनुसंधानकर्ता को या व्यक्ति को व्यापक अनुभव और कौशल होना ज़रूरी है। साक्षात्कार सर्वेक्षण में प्रयोग की गई संरचित प्रश्नावली तथा सहभागी प्रेक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच स्थान रखता है। तो साक्षात्कार एक विधि के रूप में जो सर्वेक्षण में जो संरचित प्रश्नावली उपयोग में ली जाती है उसके तथा सहभागी प्रेक्षण पद्धति जो होती है, तो इन दोनों के मध्य स्थान रखता है, क्योंकि जो सर्वेक्षण में उपयोग में ली जाने वाली प्रश्नावली होती है वो बहुत ज़्यादा संरचित होती है, जबकि जो सहभागी प्रेक्षण होता है वो पूर्ण रूप से एक खुली विधि माना जाता है और साक्षात्कार को इन दोनों के मध्य स्थान दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है और साक्षात्कार की विधि का सबसे बड़ा जो लाभ है वो है इसकी प्रारूप का लचीलापन, यानी इसके प्रारूप में आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन किए जाने संभव होते हैं। प्रश्नों को पुनः निर्मित किया जा सकता है या अलग ढंग से बताया जा सकता है। बातचीत में हुई प्रगति या प्रगति कम होने पर प्रगति के अनुसार विषयों या प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। जिन विषयों पर अच्छी सामग्री मिल रही हो उन्हें विस्तारित किया जा सकता है तथा जिन मामलों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो रही हो उन्हें संक्षिप्त रूप दिया जा सकता है या किसी अन्य अवसर पर बाद में जानने हेतु स्थगित किया जा सकता है और यह सब साक्षात्कार के दौरान किया जा सकता है। तो ये जो साक्षात्कार का लचीलापन है यह कैसे उपयोगी है, यह हम यहाँ पर जान सकते हैं कि प्रश्नों को पुनः निर्मित किया जा सकता है। जब साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं और यदि एक प्रकार से प्रश्न उसे सही से समझ ना आए तो वो उसी समय प्रश्न को पुनः निर्मित करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न को अलग ढंग से प्रस्तुत
किया जा सकता है, या फिर बातचीत में जो प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार विषयों या प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। यहाँ तक कि अगर बातचीत में प्रगति ना हो रही हो, कोई वास्तव में फलदायी अनुभव साक्षात्कारकर्ता को लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसी जानकारियाँ जो उसे चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वो प्रश्नों का क्रम बदल सकते हैं। उसके अलावा जिन विषयों पर अच्छी सामग्री मिल रही है, जो आवश्यक सामग्री है वो मिल पा रही है, ऐसे विषयों को अधिक विस्तार से पूछा जा सकता है। और जिन मामलों में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, यानी उत्तरदाता उत्तर देने में हिचकिचा रहे हैं, या सही से खुल के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, या उत्तर देना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे सभी विषयों को एक संक्षिप्त रूप देकर खत्म किया जा सकता है, या किसी अन्य अवसर पर बाद में जानने हेतु उसे स्थगित भी किया जा सकता है। और यह सब साक्षात्कार की पद्धति के दौरान ही किया जा सकता है। और इसी कारण इस पद्धति का जो लचीलापन है, यानी इसमें आवश्यकता अनुसार इसे ढालने की जो प्रवृत्ति है, यही इसकी सबसे खास विशेषता है। दूसरी तरफ साक्षात्कार पद्धति के रूप में साक्षात्कार से संबंधित लाभों के साथ अनेक हानियां भी हैं। तो जिस प्रकार बाकी की जो भी हमने पद्धतियां देखी, वहाँ भी कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां थी, उसी प्रकार से साक्षात्कार की जो पद्धति है, इसमें कई सारे लाभ भी हैं और उनके साथ कुछ हानियां भी हैं। इसका यही लचीलापन उत्तरदाता की मनोदशा बदल जाने के कारण, या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमज़ोर बना देता है। तो इस विधि का या पद्धति का जो लचीलापन हमने देखा, यही लचीलापन कई बार उत्तरदाता की जो मनोदशा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और इस कारण ये विधि जो है कमज़ोर हो जाती है, या ये इस विधि की एक बड़ी खामी हो जाती है। और इसी प्रकार जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कारकर्ता की एकाग्रता में यदि त्रुटि होती है, वो उत्तरदाता की किन्हीं बातों को अगर ध्यान से नहीं सुन पाता है, तो उस आधार पर वो साक्षात्कार से उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है जितने कि किए जा सकते हैं। तो जो लचीलापन इस पद्धति की मुख्य विशेषता है, मुख्य लाभ है, वही लचीलापन कई बार इसकी खामी भी बन जाता है। इस प्रकार इस अर्थ में यह एक अविश्वसनीय तथा अस्थिर प्रारूप है, जो जब कार्य करता है तो बहुत अच्छा करता है, तथा जब असफल होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। तो जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं साक्षात्कार की पद्धति के बारे में, वह यही है कि यह एक अविश्वसनीय और अस्थिर प्रारूप है, जो अगर कार्य करता है तो बहुत अच्छे से कार्य करता है, और जब असफल होता है तो बहुत ही बुरी तरीके से असफल हो जाता है। साक्षात्कार लेने की अनेक शैलियां हैं, तथा इससे संबंधित विचार तथा अनुभव लाभों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो साक्षात्कार को क्रियान्वित करने की कई सारी शैलियाँ होती हैं, और इससे संबंधित विचार और अनुभव जो हैं वो इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों की दृष्टि से बदलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यंत असंरचित प्रारूप को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें वास्तविक प्रश्नों के स्थान पर विषय की जांच सूची ही होती है। अन्य व्यक्ति इसके संरचित रूप को वरीयता देते हैं, जिसमें सभी उत्तरदाताओं से विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा असंरचित प्रारूप को ही वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और ऐसे प्रारूप में वास्तविक प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। सिर्फ विषय की जांच सूची होती है कि किन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, और साक्षात्कारकर्ता जब साक्षात्कार शुरू करता है तो उस दौरान सिर्फ उन विषयों की जांच सूची के अनुसार अपने मन से वहाँ उसी समय प्रश्न बनाता है और उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। वहीं कुछ व्यक्ति जो हैं वो इसके संरचित रूप को वरीयता देते हैं। तो साक्षात्कार का जो संरचित रूप होता है उसे कई लोग प्राथमिकता देते हैं, और इसमें उत्तरदाताओं से पहले से निर्धारित विशिष्ट प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यानी साक्षात्कार के दौरान कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, इनका निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है। इसे साक्षात्कार का संरचित प्रारूप कहते हैं।
परिस्थितियों तथा वरीयताओं के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग हैं, जिनमें वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरण शक्ति पर निर्भर करना और साक्षात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है। तो परिस्थितियों के अनुसार या व्यक्ति की प्राथमिकताओं के अनुसार, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के जो तरीके हैं वे भी अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें क्या क्या जो विकल्प हैं वो मौजूद होते हैं। तो वास्तविक वीडियो या ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाना, तो जब साक्षात्कार लिया जा रहा होता है उसी दौरान या तो वीडियो तैयार कर लिया जाता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। उसके अलावा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा विस्तृत नोट लिखे जाना भी एक प्रकार का रिकॉर्डिंग प्रारूप है। इसके अलावा स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना कि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के दौरान ना तो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ना ही वह नोट लिख रहा है, वह सिर्फ उत्तरदाता की सभी बातों को ध्यान से सुनता जाता है और स्मरण करता जाता है और स्मरण आधारित रिकॉर्डिंग को भी उपयोग में ले लेता है। या फिर साक्षात्कार समाप्त हो जाने पर जैसे ही साक्षात्कार समाप्त हुआ, साक्षात्कारकर्ता द्वारा इसके संबंध में सारी बातों को लिख लिया जाता है। तो ये साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का बार बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असामान्य महसूस करता है तथा इससे बातचीत में काफ़ी हद तक औपचारिकता आ जाती है। तो ये बात सत्य है कि जब साक्षात्कार के दौरान कोई रिकॉर्डिंग उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं तो इस दौरान बार बार रिकॉर्डिंग के उपकरणों का जब प्रयोग किया जाता है तो जो उत्तरदाता है वह कुछ असामान्य हो जाता है और जो बातचीत चल रही होती है साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य वह काफ़ी कुछ औपचारिक हो जाती है। यानी जो उत्तरदाता है वह अपना प्राकृतिक जो विचार है या व्यवहार है वह प्रदर्शित नहीं करता है, उसके बजाय औपचारिक रूप से प्रश्नों के जवाब देने लगता है। दूसरी तरफ जब रिकॉर्ड करने की अन्य कम व्यापक विधियों का प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिकॉर्ड करने की जो कुछ कम व्यापक विधियां हैं, ऐसी विधियों का जब प्रयोग किया जाता है तो उन स्थितियों में कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं छूट जाती हैं या फिर वे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती हैं। तो यदि रिकॉर्डिंग उपकरणों का उपयोग किया जाए तो विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती हैं और रिकॉर्डिंग उपकरणों का बिल्कुल उपयोग ना किया जाए तो अलग तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी साक्षात्कार के समय की भौतिक या सामाजिक परिस्थितियां भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती हैं। रिकॉर्ड जो है वो किस प्रकार रखा जाएगा, इसका निर्धारण कभी कभी साक्षात्कार के समय की जो भौतिक या सामाजिक परिस्थितियां हैं उनसे भी होता है। यानी किस विशेष स्थिति में साक्षात्कार का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस आधार पर भी रिकॉर्डिंग का जो तरीका है वो निर्धारित हो सकता है। बाद में प्रकाशन के लिए साक्षात्कार को लिखने या अनुसंधान रिपोर्ट के हिस्से के रूप में लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। तो कई बार अनुसंधानकर्ता जब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो अनुसंधान रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जब उस साक्षात्कार को लिखा जाता है तो उसमें भी जो तरीका है वो विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अलग अलग उपयोग में लिया जा सकता है। कुछ अनुसंधानकर्ता प्रतिलिपि को संपादित करना तथा इसे स्पष्ट नियमित वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे मूल वार्तालाप को यथासंभव वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं तथा इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि कई अनुसंधानकर्ता ऐसे होते हैं जो प्रतिलिपि को संपादित करने यानी जो साक्षात्कार के दौरान उन्हें रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है उसे संपादित करना और इसे स्पष्ट रूप से वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे साक्षात्कारकर्ता होते हैं जो कि मूल वार्तालाप को बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
तो वे कोशिश करते हैं कि मूल वार्तालाप में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। साक्षात्कार को प्राय अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेषतया सहभागी प्रेक्षण तथा सर्वेक्षणों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो साक्षात्कार की जो पद्धति है वास्तव में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसे एक अनुपूरक के रूप में अधिक उपयोग लिया जाता है। तो जब सहभागी प्रेक्षण का या सर्वेक्षण जो पद्धति है उनका उपयोग किसी अनुसंधान में किया जाता है तो साथ ही एक अनुपूरक के रूप में साक्षात्कार की पद्धति को भी अपनाया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनादाता सहभागी प्रेक्षण अध्ययन का मुख्य सूचनादाता के साथ लंबी बातचीत से प्राय संकेंद्रित जानकारी प्राप्त होती है जो साथ में लगाई गई सामग्री को स्पष्ट करती है तथा सही स्थान प्रदान करती है। तो जो भी महत्वपूर्ण सूचनादाता होता है किसी भी सहभागी प्रेक्षण का, जिसे हम मुख्य सूचनादाता भी कह सकते हैं, उसके साथ जब लंबी बातचीत की जाती है तो प्राय संकेंद्रित जानकारी प्राप्त होती है, यानी बहुत सारी विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है और जो उस अनुसंधान के दौरान या सहभागी प्रेक्षण के दौरान जो अन्य सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उस सामग्री को स्पष्ट करती है और सही स्थान प्राप्त करती है। इसी तरह से गहन साक्षात्कारों द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गहनता तथा व्यापकता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब साक्षात्कार किए जाते हैं, गहन रूप से किए जाते हैं, तो जो सर्वेक्षण विधि होती है उन सर्वेक्षण के जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन निष्कर्षों को भी एक गहनता और व्यापकता प्राप्त होती है। यदि सर्वेक्षण के साथ ही कुछ साक्षात्कार जोड़ दिए जाते हैं तो सर्वेक्षण के परिणाम जो हैं वो अधिक स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। हालांकि एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार व्यक्तिगत पहुंच पर और उत्तरदाता तथा अनुसंधानकर्ता के आपसी संबंधों या आपसी विश्वास पर निर्भर होता है। हालांकि यह भी सत्य है कि एक पद्धति के रूप में जो साक्षात्कार की पद्धति है यह व्यक्तिगत पहुंच पर कि कितने व्यक्तियों तक पहुंचकर उनके साक्षात्कार लिए जा रहे हैं और साथ के साथ उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता की जो आपसी अंतर्क्रिया है, उनका जो आपसी संबंध या आपसी विश्वास स्थापित हुआ है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यानी वास्तव में कोई साक्षात्कार उचित परिणाम प्रस्तुत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा यह इसी से निर्धारित होता है कि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य किस प्रकार के संबंध स्थापित हो पाए हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 5 का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो यहाँ पूर्ण कर लिया है। हमने आपके इस अध्याय में दी गई जो विभिन्न अनुसंधान पद्धतियाँ हैं उन सबको पढ़ लिया है। अब हम जो आपके अगले 2 भाग होंगे उनमें इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और इसके साथ ही आपके कक्षा 11 की प्रथम पुस्तक की जो विषय वस्तु है वह समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।